हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एंड एपीएफसी 2023 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए। और आज हमारा 29th लेक्चर है और 29th लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो प्रीवियस कुछ ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने कल किया था और 28th लेक्चर में पार्ट 1 हुआ था और ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है, 29th लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर हम लोग और करेंगे और वो जो होगा डे 30 का लेक्चर होगा, उसमें हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है सो प्रीवियस ईयर के करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेशन है और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पीवाईक्यूपेडिया पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा करके देख ले। ठीक है, ये सीरीज आपको रिवीजन के लिए है और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि बाय 25 जून ये हम कंप्लीट कर देंगे, तो ये 29th लेक्चर है और आज ही हम लोग 13th लेक्चर हैं वो भी आज ही हम लोग करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि पॉलिटी में कुछ लोग पूछ रहे थे कि इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो आपको आर्टिकल अगर याद करने की बात है तो आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह कौन से हैं, उसके क्या आर्टिकल हैं। इसके बाद आपको जैसे कि फंडामेंटल राइट आपको पता होने चाहिए, डीपीएसपी आपको पता होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होने चाहिए। ये सब तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कुछ अमेंडमेंट हुई है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट हुई थी तो कब हुई थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी। कुछ जो आपके ये हैं, कुछ केसेज हैं जो जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, मनेका गांधी केस हो गया, तो ये सारी केस आपको, श्रेया सिंगल वाली केस हो गई, तो कुछ जो सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट केसेज हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। मैं वो आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट केसेज हैं उसकी। और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो शॉर्ट है हमारे पास में, जो मेरी खुद की नोट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हम इसमें क्वेश्चन में कोशिश किए हैं कि हर तरह के क्वेश्चन को ली जाए। तो ये आपको पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ प्राइमली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। सो द पार्लियामेंट, जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर बॉरोड की गई हैं। तो बेस जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस था वो आपको पता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो उनका बेस कौन था, हमने बात किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 को। इसके बाद बहुत सारी फीचर जो है सो बहुत जगह से ली गई है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी, जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट की बात की गई थी, वो ली गई थी आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अब इसके बाद और भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें थे, वो कहाँ से लिए गए थे। जैसे जर्मन से आपको क्या लिए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए कि जर्मन से क्या लिए गए थे। इसके बाद अमेरिकन कांग्रेस से क्या लिए गए थे, तो ये अमेरिका से जो लिए गए थे वो लिए थे जुडिशियल सिस्टम। क्या लिए थे, जुडिशियल सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट, ये आपको अमेरिका से लिए थे। इसके बाद फ्रेंच से क्या लिए थे, तो फ्रेंच से क्या लिए थे ये आपको पता होना चाहिए। जर्मन से क्या लिए थे वो पता होना चाहिए। इसकी मैंने सारी डिटेल दे दी है तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। कि आपको ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर, सिंगल सिटीजनशिप है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेशर टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट। कैनेडियन से फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, रेसिड्यूअल पावर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इरिस से आपको डीपीएसपी लिया गया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है और वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से आपको इमरजेंसी प्रोविजन ली गई है। 5 ईयर प्लान जो है सो आपको सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके बाद जो गवर्नर की ऑफिस है, ये सब जो है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, और ये बेस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। साउथ अफ्रीका से आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट वाली ली गई है, तो ये आप एक बार देख लेना। अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट स्पैन इन ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले तो इसमें है कि सारे प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और ये एच डी देवेगौड़ा। इसमें अगर सबसे कम की बात करो अगर आप, तो सबसे कम चौधरी चरण सिंह का आपको सबसे कम है। चौधरी चरण सिंह जो हैं वो, चौधरी चरण सिंह का आपको ये बने थे, कब बने थे चौधरी चरण सिंह? चरण सिंह बने थे 28 जुलाई 1979 से जनवरी 14 1980 तक बने थे। ठीक है, तो ये आपको चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। एक बार आपको अटल बिहारी वाजपेयी भी बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी बने थे 16 मई से 1 जून तक, 16 मई से 1 जून तक, 1 जून 1996 तक, 13 दिन के लिए ये बने थे एक बार प्राइम मिनिस्टर। बट अटल बिहारी वाजपेयी फिर आपको 1998 से
और 2004 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो सबसे कम दिन कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे थे? हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट स्पैन इन ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कितने रहे थे? अब अटल बिहारी वाजपेयी की अगर आप टेन्योर में आपको एक 13 दिन का था, बट टोटल अगर प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो 5 साल यहाँ भी रहा था और 13 दिन यहाँ भी। तो आंसर आपका हो गया चौधरी चरण सिंह, और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे ऑप्शन भी नहीं है। तो आप देख लीजिए, इसमें है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, फिर से गुलजारी लाल नंदा, है ना। अब इसमें देख लीजिए आप, जनवरी 11 से जनवरी 24 1966 तक गुलजारी लाल नंदा भी थे, बट ये हमारा ऑप्शन में भी नहीं है। और उससे पहले ये आपको मई 27 से 9 जून तक भी 1964 में थे, तो हमारे ऑप्शन में है नहीं। जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने की है, ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी हैं, मोरारजी देसाई है, फिर चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, फिर से राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी अगेन, एंड मनमोहन सिंह, एंड देन नाउ जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कौन सा है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द जुडिक्शन ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया? अब एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के जुडिक्शन में क्या है? देखो, एपेक्स कोर्ट जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जुडिक्शन में जो बात करते हैं वो ओरिजिनल जुडिक्शन है, एपेलेट जुडिक्शन है और एडवाइजरी जुडिक्शन है। कॉलेजिएट जुडिक्शन नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा कॉलेजिएट जुडिक्शन, ठीक है। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा कि जो ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करें तो आर्टिकल 131 में बात की गई है ओरिजिनल जुडिक्शन की। तो ओरिजिनल जुडिक्शन है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और स्टेट के बीच में कुछ लड़ाई है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक से ज़्यादा स्टेट में है ना, या बिटवीन 2 स्टेट्स हैं, तो ये सब जो है ओरिजिनल जुडिक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो स्टेट से स्टेट के बीच में है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेट के बीच में है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोर स्टेट के बीच में है, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल जुडिक्शन। एपेलेट जुडिक्शन आर्टिकल 132 में दिया हुआ है कि एपेलेट जुडिक्शन में क्या होगा। तो जैसे कि अपील जो होगी, है ना, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, उसको अगर आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, दैट्स अ, तो वो भी आप अपील कर सकते हैं ना। तो वो हो जाएगा, कोई भी सिविल हो, क्रिमिनल हो प्रोसीडिंग में, तो उसको आपको बोलेंगे एपेलेट जुडिक्शन भी इसका है। फिर इसके बाद एडवाइजरी जुडिक्शन भी है इसके। एपेलेट जुडिक्शन में आपको 133 में भी आती है ना, जो सिविल मैटर्स में होती है 134 में आती है, जो क्रिमिनल मैटर में होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये अपील आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एक एडवाइजरी जुडिक्शन आती है। तो एडवाइजरी जुडिक्शन में क्या होता है, ये आपको आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को कोई लगता है कि ये लॉ का क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट अराइज हुआ है, तो वो कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट को बोल सकती है कि भाई इस पर आप विचार दें, है ना, उसका ओपिनियन मांग सकता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये होता है एडवाइजरी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि वो रिपोर्ट बना करके देता है, और इसमें क्या है कि अगर आपको प्रेसिडेंट को वो जो अगर देते हैं, है ना, जो रिपोर्ट मिलती है, वो प्रेसिडेंट को इच्छा होगी तो मानेंगे और नहीं इच्छा होगी तो नहीं मानेंगे। क्लियर? ओके, तो ये आप समझ गए हैं। तो ये आपका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया? अब इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये जो है पहले था, ये आर्टिकल 338 में था, ठीक है। इसके बाद आपको होती है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आती है। वहाँ पे बनाई जाती है आर्टिकल 338 को 8A को ऐड की जाती है, जिसमें होती है द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। इसके बाद आपको ये 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है 2018 में, वहाँ पे आपको एक बनाई जाती है 338 भी ऐड की जाती है आर्टिकल, और बनाई जाती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये तीनों जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। द नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन, ये आपको स्टैट्यूटरी पोजीशन है, इसकी स्टैट्यूटरी पोजीशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इनका काम होता है कि जो भी वीमेन के लिए कोई पॉलिसी बन रही है, जो जिसमें वीमेन को अफेक्ट होगा, तो उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ठीक है। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है द इलेक्शन टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2019 में जो इलेक्शन हुई है वो कौन सा लोकसभा है? तो ये 17वीं लोकसभा हो रही है, ठीक है ना। 2019 में जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है प्राइमरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो जो प्राइमरली इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो लोकतंत्र है जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन है। ये किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब इसमें बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, और इसमें सीक्वेंस में लिखना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बाय द एनडीसी, कंस्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन। अब इसमें क्या है आपको याद रखना है, देखो 1938 में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस होते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और वो बनाते हैं, वो अतुल तिवारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब मिल करके, और ये बनाते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। सो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनती है, तो ये 1938 में बनती है। क्लियर? और जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती हैं उसकी जो हेड होते हैं प्लानिंग कमेटी की, वो होते हैं एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। प्लानिंग कमीशन बनती है, प्लानिंग कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये बनती है मार्च 1950 में। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी पोजीशन से नहीं बनती है, एक रिजोल्यूशन पास करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस रिजोल्यूशन से बनती है प्लानिंग कमीशन। इसके बाद बनाई जाती है 1952 में, एक बनाई जाती है आपको एनडीसी का काम होता है कि जो भी 5 ईयर प्लान के लिए जो भी आप बनाए हो उसकी अप्रूवल ली जाती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से अप्रूवल ली जाती है 1952 में। फिर आपके मन में आएगा कि सर पहली 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 तक था, ये किससे अप्रूवल ली थी? तो पहली जो 5 ईयर प्लान थी ये बनी थी तो 1952 में, तो पहली 5 ईयर प्लान जो है ना, वो पहली 5 ईयर प्लान की अप्रूवल नहीं ली थी, बाद में इसको रिव्यू किया था। क्लियर? ठीक है ना। सो दिस इज द ओनली 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एनडीसी, बिना एनडीसी के कंसेंट से बना था। वो कौन सा था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब आप समझ गए हैं कि इसकी कैसे क्रोनोलॉजी लिखनी है। तो पहले क्या हो गई, पहले अगर आपको नेशनल प्लानिंग कमेटी पता होगा तो आंसर तो ऐसे ही आप लिख देंगे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसके बाद बनती है 1950 में प्लानिंग कमीशन, उसके बाद 51 में होती है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसके बाद आपको, ठीक है। तो अब अगर आप कहोगे कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनती तो 51 से 56 के बीच में है, तो अगर सीधे फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता तो 4132 होता, लेकिन आपको इसमें क्या है अप्रूवल। तो अप्रूवल कब मिली थी? जब 1952 में एनडीसी बन गई थी तब अप्रूवल मिली थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4123। ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ पंचायत अंदर आर्टिकल 243G में पंचायत का पावर क्या है? तो आर्टिकल 240G में ये लिखा गया है कि पावर्स ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की? इसमें लिखा हुआ है कि टोटल जो 11th शेड्यूल है ना, उसमें जो 29 सब्जेक्ट लिखी हुई है पंचायत के लिस्ट में, वो 29 सब्जेक्ट में जो है पावर है इसकी, किसकी? पंचायत की। तो उसमें क्या है, जो आपको अगर आप 29 की लिस्ट देखेंगे तो सेकंड वाले में लिखा हुआ है कि लैंड इंप्रूवमेंट हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म हो, या लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन हो, ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में है। रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू की पावर नहीं है। आर्टिकल 243G के तहत जो आपको 29 की लिस्ट दी हुई है ना 11th शेड्यूल में, वो आपको रेगुलेशन टू लैंड रेवेन्यू की नहीं है। नॉट पूछ रहा है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है सेकंड में लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये जो है आपको इसमें लिखा हुआ है 11th शेड्यूल में। 29 की लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा नहीं? देखो इंडिया में जो है वो है क्वासी फेडरल सिस्टम, यहाँ पे यूनिटरी की तरफ ज़्यादा आपको झुकाव है, ठीक है ना। देखो यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी वो होता है जिसमें सेंट्रल का पावर सब कुछ सेंटर करेगा, है ना। इंडिया में कुछ चीज़ें तो फेडरल है, कुछ चीज़ें यूनिटरी की तरफ है, लेकिन ज़्यादा जो है वो यूनिटरी की तरफ है, ठीक है। अब फेडरल की अगर बात करें तो फेडरल की प्रॉपर्टी क्या है? फेडरल की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उससे फ़ायदा है कि सेंटर और स्टेट की अपनी अपनी काम बांटी हुई हैं। इसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही फॉलो होगा, है ना। पावर को अलग अलग बांटा गया हुआ, डिवीजन ऑफ पावर। इसके बाद आपको जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है अगर, ठीक है ना। तो इससे क्या है, थोड़ा सा फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ये सब है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, जल्दी उसको चेंज आप नहीं कर सकते हो, तो ये सब आपको फेडरल है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब पूछ रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है,
कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है। कोर्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी है। अगर मान लीजिए कि सेंट्रल कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करेगा तो उस पर क्या करेंगे, जुडिशियरी उसको चेंज कर सकता है ना। तो वो फेडरल कैरेक्टर हो गया। सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, पहले ही से पता है कि रिवेन्यू जो सोर्स होगी वो कौन सा टैक्स स्टेट को मिलेगा, कौन सा टैक्स जो है सो सेंटर को मिलेगा। पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट आर स्पेसिफाइड, जो कुछ पावर है वो आपको यूनियन का क्या काम है, स्टेट का क्या काम है, वो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। तो इससे क्या होता है, फेडरल कैरेक्टर्स हो जाती है। आप इतना याद रखो कि फेडरल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि स्टेट्स का अपना पावर है और सेंट्रल का अपना पावर है। यूनिटरी का मतलब होगा जो है सो सब कुछ सेंटर है। इंडिया में थोड़ी सी झुकाव जो है यूनिटरी की तरफ है, मतलब कि हर जगह स्टेट की पावर तो है बट सेंट्रल का कहीं कहीं उसमें बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे सेंट्रल चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंडियन फेडरलिज्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के बेस्ड पे है। ये जो है आपको जो इंडियन फेडरलिज्म का आपको आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको फेडरलिज्म का फीचर्स हमने दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, तो इंडिया में जो सोर्स की लॉ है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ है। इसके बाद स्टैट्यूट, स्टैट्यूट क्या होता है, जो पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ निकाला जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा निकाला जाता है, या कोई आपको सबऑर्डिनेट डेलीगेट लेजिस्लेशन होती है, रूल्स रेगुलेशंस बाइलॉज वगैरह होती हैं जो लोकल अथॉरिटी के द्वारा भी जो पास की जाती है, तो वो हो जाएगी स्टैट्यूट। तो ये भी आपको सोर्स ऑफ लॉ है। इसके बाद कस्टमरी लॉ, ठीक है ना, लोकल कस्टम कन्वेंशन में, है ना, तो ये जो होता है तो वो भी आपको कस्टमरी लॉ भी सोर्स ऑफ लॉ है। इसके बाद केस लॉ, केस लॉ क्या हो गया कि जो जुडिशियल डिसीजन होगी, है ना, तो वो टेक्निकली लॉ नहीं होता है लेकिन जुडिशियल डिसीजन ऑफ जो सुपीरियर कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल डिसीजन होगा, है ना, और तो वो सब की भी अपनी वैल्यू होती है। तो चारों जो होगा आपको सोर्स ऑफ लॉ होगा। ये आपको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दी है। अगला है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट का काम क्या होता है। सो कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल्स 1961, है ना, बिजनेस रूल 1961, इसके तहत काम करती है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन करने में कैबिनेट सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आपको जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी आती है, टू इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, है ना, आयरनिंग आउट डिफरेंसेज अमॉन्ग द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बीच में जो भी क्या कहते हैं डिफरेंसेज होगा, है ना, उसको सॉल्व उसको देखना, है ना। मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री, और इसको मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री ये भी हम बोलते हैं। तो ये आपको कैबिनेट सेक्रेटरी का ये सारी फंक्शन है। और भी फंक्शन है ना, जो वेरियस मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना, है ना, उस सिचुएशन में अगर क्राइसिस सिचुएशन है तो ये आपको दोनों जो हैं वो आपको हो गई फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये हमने लिखी है कैबिनेट सेक्रेटरीट के वेबसाइट से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इज करेक्ट। अब बनती है कमिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, उसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्या होता है, जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, तो स्पीकर अपॉइंट करता है चेयरपर्सन। जितने कमेटी के मेंबर होते हैं उसी में एक मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता है ना। सो मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता है इसका, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आप याद रखेंगे। 1 साल की टर्म होती है और इनका फंक्शन होता है, क्या काम होता है, टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड इन द 4th शेड्यूल ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट। इतना आप ज़्यादा याद नहीं रखिए। रिपोर्ट्स जो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की या ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, वो पब्लिक अंडरटेकिंग की जो भी होती है उस पर ये देखती है। तो देयर आर मोर नंबर फ्रॉम द राज्यसभा, बिल्कुल गलत है, 15 लोग होते हैं लोकसभा से, तो ये हो गया गलत। दूसरा है द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा चेयरमैन ऑफ द कमिटी डिसाइड की जाती है। तो आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग की जितनी भी रिपोर्ट होती है जो कैग देती है वो होती है, वो सारी या अकाउंट होती है वो सारी जो है सो कौन देखती है, पब्लिक अंडरटेकिंग। ये आपको दी हुई है लोकसभा के वेबसाइट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। पहला क्वेश्चन है अ सेंसर, पहला लाइन है अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंसर मोशन जो होता है वो आप सिंगल में के किसी भी
मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कर सकते हो या पूरा होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भी कर सकते हैं। अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एलोन, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अंदर एलोन पे नहीं होता है ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ना, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है कि अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया इसका मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, तो जो अभी जो गवर्नमेंट है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो अगर पार्लियामेंट में पास हो गया तो इंटायर मिनिस्ट्री विल हैव टू रिजाइन, तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है। सो कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एलोन, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं चलता है, बिल्कुल सही है, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ चलती है। अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने आपको बताया है कि ये सेंसर मोशन जो होता है वो सिंगल के भी हो सकता है और अगेंस्ट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो सकता है, तो ये कैन नॉट वर्ड गलत हो गया, हमसे गलत पूछ रहा है, हम सी आंसर लगाएंगे। अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ये सही है, तो ये आपको 3 सही हो गए, ये गलत हो गए। अब इसमें क्या करते हैं, सेंसर मोशन अगर पास हो गया, पूरे मिनिस्टर के खिलाफ सेंसर मोशन पास हो गया, तो सेंसर मोशन होता क्या है, पार्लियामेंट में पास की जाती है सेंसर मोशन है ना, या स्टेट असेंबली में पास की जाती है सेंसर मोशन है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये होता है इसलिए है कि अपोजिशन जो होते हैं वो अगेंस्ट है स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में होते हैं है ना, या किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में होते हैं या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में होते हैं। अगर ये पास हो जाता है तो पार्लियामेंट में सेंसर मोशन पास होने के बाद रिजाइन नहीं करना पड़ता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में जिस दिन पास हो जाता है रिजिग्नेशन करनी ही पड़ती है। ठीक है, ठीक है, इसमें सेंसर मोशन में रीजन बतानी पड़ती है, ठीक है ना, क्यों आप कर रहे हो, ला रहे हो, इसमें कौन सी पॉलिसी पे ला रहे हो, इसमें कोई रीजन नहीं देनी पड़ती है। ये इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकता है, ये पूरे होल काउंसिल के खिलाफ होता है, इसमें रिजाइन नहीं करना पड़ता, इसमें रिजाइन करना पड़ता है। मैंने ये सारी लिख दी है, आप देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब आर्टिकल 233 देखिए, वहाँ पे लिखी हुई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दे आर अपॉइंटेड, करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विजुअल पॉलिसी करेक्ट, दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, नहीं बिल्कुल नहीं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किया जाता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 233 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state, उस स्टेट के जिसका जुडिक्शन जिस हाई कोर्ट में होगा उस स्टेट का, उसके कंसल्टेशन से आपको अपॉइंटमेंट करनी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट जज। ये आपको आर्टिकल 233 पूरी संविधान से लिखी गई है, आप इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला है द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंसर्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बनाई जाती है 1976 में, बनाई जाती है स्वर्ण सिंह कमेटी, वो रिकमेंड किस चीज़ के रिकमेंडेशन के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिकमेंडेशन के लिए दी जाती है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद रखनी है, तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है। कौन की जाती है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसके तहत आपको एंट्री की जाती है आर्टिकल 51A, जिसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है ना, पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A 51A, इसमें आपको ऐड की जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर, तो आंसर हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसमें आपको याद रखना है ABC जितने भी हैं उसमें एक लास्ट जो ऐड हुआ था वो ऐड हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो 2002 में हुआ था। वहाँ पे ऐड किया गया था कि जो पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे, है ना, उनकी ड्यूटी है कि जो जब तक उनका बच्चा है ना, और 6 से 14 साल के बच्चे है ना, तो आपको खुद भी केयर करना है और उसको अपॉर्चुनिटी देनी है एजुकेशन के लिए, वो भी एक ड्यूटीज में डाली गई थी। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में डाली गई थी। तो मुझे लगता है स्वर्ण सिंह कमेटी में आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको फंडामेंटल ड्यूटीज के जितने भी हैं वो याद रखना। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, है ना, तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल याद होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी याद होने चाहिए, फंडामेंटल राइट याद होने चाहिए, DPSP इतनी तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है ना। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच। ये न्यूज में थी क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है वो फिर से प्लान कर रही है इसको जो है सो ओपन करने के लिए,
है ना, सोशल जस्टिस बेंच। तो ये किया था एच एल दट्टू, जस्टिस एच एल दट्टू ने 2014 में प्लान किया था। और जो उस समय के देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने एक नोटिफिकेशन दी थी कि हम एक स्पेशल बेंच बना रहे हैं, सोशल जस्टिस बेंच। किस लिए बना रहे हैं? टू हियर द केसेज कंसर्निंग जो सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, उनकी केस को सुनने के लिए हम बना रहे हैं सोशल जस्टिस ग्रुप। कॉल किया था जस्टिस एच एल दत्तू ने। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑथोरिटी इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, ये सारी आती हैं इसमें। द नेशनल ऑथोरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है, ये आपको ये एक्ट आई थी, केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000। यहाँ पे था कि प्रोविजन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पिलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, है ना, एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन, है ना। तो इस पे आया था, ठीक है ना, 1993 में, है ना। और ये जो ऑफिस है वो आता है कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। तो ये आपको याद रखना है। तो नेशनल ऑथोरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन आंसर में नहीं होगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज आर इंक्लूडेड इन द नॉर्थ जोनल काउंसिल। अब होती है एक जोनल काउंसिल, 5 जोनल काउंसिल बनाई जाती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलती है कि आपको जोन में बांट दीजिए स्टेट को। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो होती है वो आती है 1956 में। इसमें 5 जोनल काउंसिल की बात होती है। वन इज नॉर्थर्न जोनल काउंसिल, वन इज सेंट्रल जोनल काउंसिल, वन इज ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वन इज वेस्टर्न जोनल काउंसिल एंड वन इज साउथर्न जोनल काउंसिल। ये इतनी सारी जोनल काउंसिल होती है ना। इसमें स्टेट हैं, तो जो नॉर्थर्न है उसमें ये उत्तराखंड जो है वो आपको आती है सेंट्रल जोनल काउंसिल में। सो आंसर हो गया बी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर ये भी नॉर्थर्न जोनल काउंसिल में आती है। तो नॉर्थर्न जोनल काउंसिल में क्या क्या आ गया? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, है ना। इसमें JNK भी लिख दीजिए, चंडीगढ़ भी लिख दीजिए, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एनसीटी ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये जितने भी जोनल काउंसिल होते हैं उसके चेयरमैन कौन होते हैं? सो होम मिनिस्टर जो होते हैं चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं, है ना, उस जोन के। तो वो जो होते हैं, ठीक है ना, हर जोन के। तो उसमें क्या होता है कि ये आपको एक एक साल रोटेशन पे ये काम करते हैं, ठीक है ना। मेंबर कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर और 2 और मेंबर होते हैं जो कि वहाँ के गवर्नर जो है, हर स्टेट के गवर्नर जो नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद तो ये तो 4 हो गई। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं थे, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पे जोनल काउंसिल में ऐड नहीं किए गए थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 से इसको बनाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है ना। और इसमें बाद में सिक्किम को भी ऐड किया गया था। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी डिटेल आपको वेबसाइट से लेकर के दी गई हुई है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा सही नहीं है? अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री होते हैं। SGI द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सेकेंडरी, प्राइमरी कौन होते हैं? ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल से इनको पावर मिलती है? कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है? दैट्स आर्टिकल 76। और इनको क्या करता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट करता है, सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सो द पोस्ट ऑफ द SGI इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। बिल्कुल गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। द SGI इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। बिल्कुल सही है ना। जिसकी चेयरमैन कौन करते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी का? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अभी कौन है? तुषार मेहता। ये लीगल मैटर पे चीफ लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट के हैं, है ना। तो ये आपको इतना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना चाहिए। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी भी पढ़े हैं, हम लोग कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी पढ़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग में 15 राज्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी जो होती है उसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 का 30 आपको लोकसभा से होते हैं। ये भी हम लोगों ने कल बात किया था, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी हम लोग
कल बात किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? द एस्टीमेट कमिटी। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखता है कि इलेक्शन की प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी, है ना। ठीक है, कैसे होगी? सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर जो होगा वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल गलत बात है ये, है ना। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ये हमने पढ़ा था कि जो वोट कौन देते हैं प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट को वोट वो देते हैं जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं और या जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो ये सही है। द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है राज्यों में, उसकी मेंबर्स इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज फॉलोड, बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है, तो ये समझ गए। अब इसमें लिखा हुआ है, आप जाइएगा आर्टिकल 58 को देखिएगा, तो आपके फिट के मेले में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। 35 की एज पूरी हो जानी चाहिए। मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, होल्ड करता है, तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा या प्रेसिडेंट है वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है या कोई मिनिस्टर लड़ना चाहता है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब अ यूनियन मिनिस्टर मे बी एप्लीकेबल एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। ये एक्सप्लेनेशन में देखो आप लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाय रीजन ओनली दैट इज प्रेसिडेंट है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है या यूनियन, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ ए यूनियन है, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट है या मिनिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट है, तो वो लड़ सकता है ना। उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं मानेंगे। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। तो आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द एक्विजिशन डिटरमाइनिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट। जब कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो जाता है तो ये कब होगा? 26 जनवरी 1950 के बाद, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। अब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 को ये केम इनटू फोर्स। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 15। ठीक है, सो कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो क्या है? आर्टिकल 51 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 51 में क्या है कि आर्टिकल 51 कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी, द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, के बीच में जस्ट और ऑनरेबल कंडीशन रिलेशन मेंटेन करना है। इसके बाद इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स का यूज करना ऐसा नहीं है। तो ये 3 है। इसके अलावा है ना, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल विथ वन अनदर। मतलब कह रहा है कि जो कोई इंटरनेशनल लॉ होगा या कोई ट्रीटी होगा उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए उसका। तो ये आपको दिया हुआ है, तो नॉट पूछ रहा है तो ये आंसर होगा। ये आपको संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग टेलीकम्युनिकेशन। होती है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, एक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1989 में एक रिजोल्यूशन से इसको बनाया था और इनको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस पावर जो है सो दिया गया था ऑन द एस्पेक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के वेरियस एस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर। अब ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन होती हैं उसमें कितने होते हैं? उसमें आपको मेंबर्स होते हैं 4 एक चेयरमैन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, है ना। और ये आपको याद रखना है, ये जितनी भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो पॉलिसी होती है वो सब फॉर्मुलेट करते हैं, बजट करते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के है ना।
और जितनी इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट पॉलिसी उसकी बात करते हैं, तो ये जो हो जाएगा डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, ये आपको पूरी दी हुई है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ देम वेयर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसमें कौन कौन है जो कि लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। पहला कौन थे लोकसभा का स्पीकर, पता है आपको, जीबी मावलंकर। दूसरा कौन है, ये है एमवी एमए अयंगर, 56 से 62 तक अयंगर रहे थे, है ना, याद रखना है आपको। जीएस इसके बाद रहे थे सरदार हुकुम सिंह, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जो आपको जब स्पीकर बने थे तो आईएनसी से बने थे, बट आईएनसी को रिजाइन कर दिया था आफ्टर बिकेमिंग स्पीकर, तो नीलम संजीवा रेड्डी। इसके बाद गुरदीलाल सिंह ढिल्लोन, जीएस ढिल्लोन, इसके बाद बने थे जीएस ढिल्लोन। फिर आपको बलराम झाकर 80 से 80 to 89 बलराम झाकर बने थे, और उसके बाद पीएम संगमा, ये बने थे आपको 1996 से 98 तक पीएम संगमा। तो ये चारों के चारों जो हैं वो आपको स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहे हैं, ठीक है। ये आपको सारी डिटेल मैंने दे दी है। ओम बिरला भी है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल कंटेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारी शेड्यूल आपको पता होनी चाहिए, है ना। शेड्यूल 1 में क्या कहता है, शेड्यूल 1 में है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का नेम है, तो ये तो हो गया गलत। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का नेम है। फॉर्म्स ऑफ ओथ और फॉर्मेशन अफर्मेशन जो है वो कहाँ पे है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन कहाँ पे है, ये आपको शेड्यूल 3 में है, ओथ जी, ठीक है, शेड्यूल 3 में, थर्ड शेड्यूल में है। एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यसभा में और जो इसमें सीट्स की बात चलती है ना, वो कहाँ पे है, शेड्यूल 4 में है। क्लियर। इसके बाद है फिफ्थ शेड्यूल में, हमने बात की थी कि शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के बारे में बात होती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर शेड्यूल 6 की बात करते हैं तो शेड्यूल 6 में क्या बात होती है, या आप असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के शेड्यूल एरिया के बारे में बात हो रही है इसमें आपको शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 में आपको कंकरेंट लिस्ट, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट की बात हो रही है। शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। शेड्यूल 9 में कुछ लॉ है, एक्ट है जिसकी वैलिडेशन की बात की गई है। 10 में, शेड्यूल 10 में आपको डिस्क्वालिफिकेशन की बात है कि एमपी एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन की बात है। 11 में आपको पंचायत के बारे में है, 12 में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है, ठीक है, ठीक है। सो जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी, तो इसमें सही जो है सिर्फ यही है, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन सर्टेन स्टेट, ये शेड्यूल 6 में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ओनली थर्ड, है ना। तो विच हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर, तो एक पेयर इसमें सही है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। पहला कहता है, पहला क्या कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 11 ईयर। हो गया गलती, कितना बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, तो 11 वर्ष का बच्चा लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, 6 से 14 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद कहता है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर द आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना, लेकिन वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर नहीं है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। ऐसा कोई काम ना करो जो पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी या हेल्थ के खिलाफ हो, है ना, तो आप कर सकते हो, आपको एडमिनिस्टर मेंटेन इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस एंड चैरिटेबल, तो एब्सोल्यूट पावर नहीं है इसमें, आपको सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ है, ठीक है। तो दूसरा भी गलत हो गया। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आप फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर चॉइस। आर्टिकल 30 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, लेकिन वो जो माइनॉरिटीज हैं बेस्ड ऑन रिलीजन या लैंग्वेज से होनी चाहिए। सो ओनली रिलीजियस एंड लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो आपको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद तो आपका आंसर तो हो गया, पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाई लॉ एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू रिट्स विथ लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिशन। ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि विदाउट प्रेजुडिस द पावर कन्फर्ड बाय ऑन द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट
may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the power exercised by the सुप्रीम कोर्ट अंदर। तो ये आपको ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट बाय लॉ जो पावर दी गई है वो तो दी ही गई है, उसके बाद पार्लियामेंट अगर चाहे तो एम्पावर कर सकती है अदर कोर्ट को भी, है ना। तो ये आपको गलत हो गया, कैन नॉट लिखा हुआ है। ये आपको सारी संविधान से आपको हमको कॉपी पेस्ट करके दिए हैं, ठीक है। अगला है कि द यूज ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच वन ऑफ द ईयर। ये 1993 में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 1993 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इम्प्रूव एंड एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टर रोल्स के लिए, है ना, ये किया गया था। इलेक्टोरल फ्रॉड हटाने के लिए 1993 में इन्होंने की थी, ठीक है, EPIC। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन होती है, कैसे होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो इसमें कैसे होती है इलेक्शन होती है, तो इसमें क्यों बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, एक बैलेट पेपर होती है, उसमें नाम लिखी होती है, जैसे प्रेसिडेंट में 3 लोग खड़े हुए हैं तो 3, और इसमें आपको ऐसा नहीं कि एक को वोट देना है, आपको करना है कि भाई मेरा पहली प्रायोरिटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। जब काउंट होती है तो पहले पहली प्रायोरिटी का देता है। अगर पहली प्रायोरिटी में मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं और पहली प्रायोरिटी में अगर किसी के ज़्यादा आ गए तो पहले तो वो जीत गया, बात ही खत्म है। मान लीजिए कि पहली प्रायोरिटी दोनों की सेम है, तो हम लोग फिर देखते हैं कि सेकेंड प्रायोरिटी में किसको ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इंडिया में 2 तरह की, एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, है ना, और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। दोनों का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है, जो आपको वोटर्स वोट करते हैं और जिसको ज़्यादा सीट मिल जाता है ना, 50% से ज़्यादा मिल जाता है ना, उसको मिल जाता, वो जो है सो कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी वोट्स। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको ऐसा नहीं है कि 51% वोट ही चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए कि आप सोचिए कि अगर बीजेपी जीत रही तो बीजेपी को 51% लोगों का तो समर्थन है नहीं, है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा है उसको समर्थन, ठीक है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये हो गया आपको, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, पर्सनल। देखते हैं किसी को वोट ज़्यादा मिल जाती है ना, बट जीत जाता है कोई और, ठीक है ना। सो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कैंडिडेट्स, आप समझ गए इसका। इसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि उसको 51% वोट चाहिए ही चाहिए, 51% वोट चाहिए ही चाहिए, तभी उसको जीत हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। मतलब अगर बीजेपी को जीतना है तो पूरे देश में 51% वोट चाहिए तभी उसको मिलेगा, या किसी कंस्टिट्यूएंसी में किसी पर्सन को जीतना है तो उसको 51% चाहिए। बट अभी क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, 4 लोग खड़े हुए हैं, जिसको सबसे ज़्यादा मिल गया वो जीत गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपको NCERT की कटिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ बाइकैमरल, है ना, तो ये द्विसदन, 2 सदन कहाँ पे है, तो कहाँ कहाँ है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये 5-6 जगह हैं, आप याद रख सकते हैं। तो ये चारों के चारों जगह पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो 19(1) कहता है कि हर प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है आर्टिकल 19। सब क्लॉज 1 में कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो। टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हो, कोई यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव बना सकते हो, दैट्स अ फंडामेंटल राइट। पूरी टेरिटरी में मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी में घूम सकते हो, है ना, इंडिया के किसी टेरिटरी में आप सेटल कर सकते हो, रह सकते हो, है ना, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं आपको। बाकी इसका 19(2) से इसमें क्या क्या नहीं कर सकते हो वो भी लिखा हुआ है ना। तो ये आपको 19(1) में लिखा हुआ है। डिस्पोज प्रॉपर्टी ये पहले था 19(1) के सेक्शन F में था, 19(1)F में था, बट उसको बाद में हटा दिया गया। अब इसको 300A में ऐड कर दिया गया है प्रॉपर्टी के बारे में। तो आपका ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, सो 1 to 4 जो है हमारा 19(1) में है, सही है। ये आपको 300A में अब डाल दिया गया है।
अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विथ रिगार्ड्स टू द इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन कहाँ पे लिखी हुई है? आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में है। इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और आपको लोकसभा की जो इलेक्शन होती हैं वो कराते कौन है? आपको इलेक्शन, ठीक है ना, ये सही है। इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाती है। गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट। कोई भी इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट हो या गवर्नर ऑफ ए स्टेट होगा, अगर इलेक्शन कमीशन उनको बोलेगा कि हमें इतने लोग चाहिए तो उनको देना पड़ेगा, कि हमें इलेक्शन कराने के लिए इतने लोग चाहिए तो उनको ड्यूटी है कि देना पड़ेगा। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। एन इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। अब समझिए कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होती है उसको हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट को जज को जैसे हटाते हैं वैसे आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होगा, ठीक है ना, या रीजनल कमिश्नर को हटाना पड़ेगा तो उसको आपको बिना चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के नहीं हटा सकते हो। सो इसमें लिखा है एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन। नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म से ही हटा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नॉट पूछ रहा है, ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है ऑफ यूनियन का वो वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। पार्लियामेंट बाई लॉ कैन कन्फर फंक्शन ऑन अथॉरिटीज अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन। देखो, अगर आपको नहीं भी पता है, ये पढ़ते जैसे ही तो आप बोल देते कि भाई ऑल मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, ऑल लेजिस्लेटिव नहीं, कि ऑल मेंबर में तो नॉमिनेटेड वाला भी आ जाता है, ठीक है ना। तो आपका गलत पूछ रहा है, ये हो जाता। क्वेश्चन पूरी पढ़नी है और सही से पढ़नी है। अ पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द सेकेंड। बिल्कुल, सेकेंड टर्म भी हो सकते हैं। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो भी डिसीजन लेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके बारे में बताना है, ठीक है। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि हर डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है वो प्रेसिडेंट को बताना है, ठीक है ना। दूसरा, और जो भी प्रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो भी उनको देना है। अगर प्रेसिडेंट कुछ मांगेगा तो भी देना है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगेगा कि भाई काउंसिल को फिर से बोले कि मैटर को क्या करो, फिर से कंसिडर करो, तो वो भी बोल सकता है। तो ये आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। नो 74 में क्या है? 74 में है कि देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज ऑफ द प्रेसिडेंट। 74 कहता है कि होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके लिए? प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। 74 में और भी 75 में प्रोविजन जो लिखी हुई है मिनिस्टर्स वगैरह के लिए लिखी हुई है। आर्टिकल 81 में क्या लिखा हुआ है? हाउस ऑफ पीपल की कंपोजिशन कैसे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आंसर हमारा ये हो गया, एक्सप्लेनेशन में सब कुछ दिया हुआ है। अगला है द इशू वेदर सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और डिसाइडेड इन विच ऑफ द कौन से केस में। देखो, अब इसमें जो भी केस है आप याद रखो। श्रेया संगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये IT एक्ट 2000 के बारे में था, है ना। 66A सेक्शन की वैलिडिटी के बारे में केस हुई थी, श्रेया संगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इन IT एक्ट 2000 के 66A सेक्शन के बारे में थी, इतना याद रखिए। विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1977, है ना। ये आपको सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, है ना, उस पर बात की गई थी, उसी पे आया था विशाखा गाइडलाइन। सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये ट्रिपल तलाक का केस है ना, तो ये आपको ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। नाज फाउंडेशन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, ये जो 2009 का केस है, ये 2009 का केस है, ये आपको सेक्शन 377 के बारे में है, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में। तो इतना आप याद रखें, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी डिटेल आपको सारी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स यू हैव द बॉडी। अब रिट्स में यू हैव द बॉडी ये होता है हैव, आप याद रखना है, हैव हैवियस कॉर्पस। याद रखने के लिए मैं बता दिया कि हैवियस कॉर्पस यू मे हैव द बॉडी। मैंडमस मांड, याद रखो, है ना, वी कमांड, ठीक है। और को वारंटो का मतलब होता है वारंट,
याद रखना। सो व्हाट इज योर ऑथोरिटी, ठीक है। ये को वारंट है ना, क्या आपकी ऑथोरिटी है? टू हैव द बॉडी, ठीक है। और टू बी सर्ट, तो टू बी सर्टिफाइड, ये याद ऐसे आप रख सकते हो, है ना। क्लियर? तो ये आपको रिट है, हैवेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, एक बचा हुआ है प्रोहिबिशन। तो ये आपको एक्ट भी पांचों पता होना चाहिए, और इनकी वर्ड की मीनिंग क्या है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। को वारंट होता है टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, है ना, जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है उसको होल्ड करना। प्रोहिबिशन होता है कि टू प्रोहिबिट इंफीरियर कोर्ट को, ठीक है ना, कि आपकी जुडिक्शन में ये नहीं है तो वो प्रोहिबिट करना आपको प्रोहिबिशन हो जाती है। सर्टियोरी का मतलब होता है कि जो मान लीजिए कोई इंफीरियर कोर्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई ट्रिब्यूनल है ना, वो जो आपको डिसीजन दी है उसको क्वैश करना, दैट्स अ सर्टियोरी, ठीक है, समझ में आ गया। और हैवेस कॉर्पस है, वो है कि जैसे मान लीजिए कोई इलीगली अनलॉफुली डिटेन्ड हो गया तो उसको आपको रिलीज करने की बात में होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको लिखी हुई है, आप देख लेना। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फॉलोड इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो कितनी बार पूछ दिया मैंने, फिर आपको इस क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए फंडामेंटल राइट। कौन सा नहीं करती है? तो राइट टू इक्वलिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस ये भी है, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड बिजनेस है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी को कहाँ ऐड कर दिया गया है? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में इसको ले जा करके आर्टिकल 300A में जा करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको सी हो गया। अगला है हु कैन बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। सो हु कैन बी अपॉइंटमेंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन हो सकता है? आर्टिकल 124/3 ये कहता है कि ए पर्सन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और कम से कम 5 साल जज ऑफ हाई कोर्ट का होगा, है ना, हाई कोर्ट का जज। अब वो एक हाई कोर्ट का हो चाहे एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के जज हो, लेकिन कम से कम 5 साल होगा। सो अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट ये 5 ईयर्स का हो, एक क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा है कम से कम 10 साल एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट को, ठीक है ना। सो एडवोकेट हु हैज पार्टिसिपेटेड प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन एनी कोर्ट है। अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, ठीक है। तो ये होगा आंसर। आप समझ लो कि जुडिशियल आपको तीन क्राइटेरिया है। एक है कि 5 साल आप हाई कोर्ट के जज हो, तो ये वाला क्राइटेरिया है नहीं, है ना। इसके बाद एनी कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि अगर आप प्रेसिडेंट को लगता है कि ये कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है ना, तो उसको बना सकते हैं। सो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सी आंसर होगा। पर्सन हु हैज हेल्ड इन ए जुडिशियल ऑफिस 15 साल, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आंसर चेंज कर लेना, ये आंसर सी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ। ऐसी गलती हो जाती है तो थोड़ा उसको देख करके सोच समझ के आप कर लेना, है ना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वार्नड हिज कलीग्स दैट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड। कॉन्स्टिट्यूशन कौन अपने कलीग को ये किया था, वार्न किया था, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी है वो ब्रिटिश की बनाई है, और एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू वर्क आउट, जैसे ब्रिटिश चाहती थी वैसे बना रही है, ठीक है। तो एक कम्युनिस्ट मेंबर थे, कौन थे? कम्युनिस्ट मेंबर, नाम था सोमनाथ लहरी, ठीक है ना। वो ऐसा सोचते थे, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है, कि वर्किंग द ब्रिटिश प्लान, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज द ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू वर्क आउट। तो ये आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी की बुक में ये लिखी हुई है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से बुक से लिखे हैं, ये मुझे भी नहीं पता होता है। 6 से 12 में बहुत सारी बुक्स हैं, मैं कहीं पे कीवर्ड सर्च करके देख लेता हूँ, मुझे जहाँ मिलता है वहाँ से मैं कट पर कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ। तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं किस बुक से कॉपी पेस्ट किया हूँ, ठीक है ना। तो आप 6 से 12 पढ़ो, दैट्स अ इंपॉर्टेंट। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज अ, क्या होगा? अ लिमिटेड गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। लिमिटेड गवर्नमेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब अनटचेबिलिटी आपको पता है कहाँ पे आती है, आर्टिकल 17 में आती है अनटचेबिलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से लेकर के आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 23 आर्टिकल 23 से 24 के बीच के राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ये आपको 32 से बात की गई है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। इसके बाद अगर आप बात करें 25 से 28 तक बात की गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। और 29-30 में बात की गई है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एडू राइट, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है कि अनटचेबिलिटी तो पहले पता होना चाहिए कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में आती है, दैट्स अ 17 आर्टिकल। अब 17 किस में आएगा आप देख लो, राइट टू इक्वलिटी में, तो आंसर लगाओगे राइट टू इक्वलिटी। ये आपको पूरी लिखी हुई है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, CSE 2023 क्वेश्चन है कौन सा, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लास, मैंने बता दिया आर्टिकल 338B 102 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाई गई थी। द नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें एक ही है ऐसा जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछ रहा है। अगला है राइट टू प्राइवेसी, ये कहाँ पे आएगा, राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राइट टू लाइफ के अंदर में आएगा, राइट टू लाइफ। छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी पूछती है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, अभी आर्टिकल 300A में इसको ऐड कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। सो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। अगला है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950, आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों के संविधान में जो प्रियम्बल है वहाँ पे क्या था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोबरिंग सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो सोबरिंग सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो इसमें जो सोशलिस्ट है ना, और सेक्युलर वर्ड है ना, वो आपको ऐड किया गया हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। जो पहले क्या थी, सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ करती थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसमें ऐड किया गया था सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर, है ना, 2 वर्ड और ये ऐड किए गए थे। तो 1950 में क्या था इसका स्थिति, सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किया गया था, और यूनिटी ऑफ नेशन के जगह पे भी आपको ऐड किया गया था, ठीक है, कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इसमें किया गया था, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अगेन लिमिट गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 24/8/1950। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलती किया था क्योंकि क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं था। पूछ रहा है कि पहला फर्स्ट नॉन ऑफिस स्पीकर लोग सोच करके जीवी मामलांकर पे चले गए, लेकिन पूछ रहा था 1925 में कौन था, दैट्स अ विट्ठल भाई पटेल। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। पहला जीवी मामलांकर अपना स्वतंत्र भारत में था। 1925 में जिसको बनाया गया था वो थे विट्ठल भाई जे पटेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर टुडेज सेशन। और बाकी जो है सो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बाकी जो कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसमें हम करंट अफेयर्स भी कुछ कोशिश करेंगे, तो वो हम लोग कर लेंगे इवनिंग में। सो दिस इज़ टुडेज कोट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो बस आप ये बात समझ के रखिए, है ना। और जो आप चाहते हो वो मिलेगा, बट आपको हौसला रखना है उसके लिए, है ना, ठीक है ना। और बस सपने नहीं करने हैं, सपने के अलावा उस सपने को पूरा करने की कोशिश भी करनी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। और दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज। और जिनको भी कोई क्वेरी होगी, कुछ भी होगी, आप इसमें आप गूगल फॉर्म में देंगे, मैं
उनसे उनको अगर मेरी मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली होगी तो मैं डेफिनेटली करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।